हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अच्छे होंगे आप सभी, मैं जानता हूँ। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, मतलब पिछले अध्याय में मैंने आपको पढ़ाया था जीवों में जनन। जीवों में जनन पार्ट पूरा हो चुका है, 12th कक्षा का फर्स्ट यूनिट। जीवों में जनन जो मैंने आपको बताया, उसमें लैंगिक जनन अलैंगिक जनन किस टाइप से होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार होते हैं, क्या विधियाँ होती हैं, इनकी टोटल चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर किसी को देखना है तो मैं इस वीडियो में आपको लिंक भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पार्ट फर्स्ट। ये पार्ट भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो इसीलिए मैं इसे पार्टों में बना रहा हूँ। और इसके हो सकते हैं कि 8-10 पार्ट बने। तो ये पहला पार्ट है। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम 12th कक्षा का सेकंड चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। मतलब यह कि पुष्पी पौधों में लैंगिक अंग जो होता है वो होता है पुष्प। तो लैंगिक अंग पुष्प होता है, क्योंकि लैंगिक जनन पुष्पी पौधों में लैंगिक अंग जो होता है पुष्प होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें टाइप से समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट है, समझना इम्पॉसिबल है थोड़ा। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे पुष्प की संरचना। तो जो डायग्राम होगा पुष्प का, उसके थ्रू किसी भी टाइप की थ्योरेटिकल परेशानी सारी सॉल्व हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ की थ्योरी समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना में सबसे नीचे हरे कलर की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो इस टाइप से होती है, और उसे हम कहते हैं बाह्यदल। बाह्यदल पुंज। ठीक है दोस्तों, उसके ऊपर जो जस्ट उसके ऊपर जो संरचना पाई जाती है वो इस टाइप से रंगीन कलर की होती है, और उसे हम कहते हैं दलपुंज। उसे हम कहते हैं दलपुंज। ठीक है दोस्तों, उसे हम कहते हैं दलपुंज। और देखिए, बाह्य दलपुंज जो एक पुष्प के अंदर हरे कलर की जो नीचे की संरचना होती है, उस संपूर्ण पुष्प के अंदर पाई जाने वाली संरचना को बाह्य दलपुंज कहा जाता है। जब हम एक संरचना की बात करेंगे एक टाइप की तो उसको कहेंगे बाह्य दल। ठीक है, इसी प्रकार से दलपुंज को दल कहेंगे, एक संरचना को दल। बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में इंग्लिश में कैलेक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से दलपुंज को कैलोरा कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो रंगीन कलर की संरचना से ऊपर होता है, एक डंठल के टाइप में होता है। तो वो इस
प्रकार से होता है दोस्तों। दोस्तों तो इसको हम कहेंगे पुमंग। इस प्रकार की संरचना को हम जो यहाँ से यहाँ तक है, इस प्रकार की संरचना को कहते हैं हम पुमंग। और ये वाली संरचना जो यहाँ से लेके और ये वाली संरचना जो यहाँ से यहाँ तक, इसको कहेंगे जाया। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि एक पुष्प के सामान्यतः 4 चक्र होते हैं। पहला जो सबसे नीचे पाया जाता है, हरे कलर की संरचना होती है, बाह्य दलपुंज। दूसरा दलपुंज जो रंगीन कलर की संरचना होती है। इसके बाद जो एक डेंटल टाइप में निकला होता है ऊपर की तरफ, उसको कहते हैं हम पुमंग। और एक गोल गुंबदकार नलकूप टाइप की संरचना होती है, उसको हम कहते हैं जाया। ठीक है दोस्तों, तो मोस्टली क्या होता है, एक पुष्प के 4 चक्र होते हैं। अब हम यहाँ पर एक बात करते हैं कि जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज, यानी कि बाह्य दल प्लस दल, ये दोनों जनन के सहायक अंग होते हैं। पुष्पी पादपों में जनन के सहायक अंग कहलाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये पुष्पी पादप में लैंगिक जनन में सीधे सीधे पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन कुछ ना कुछ सहायता करते हैं जनन में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं पुमंग जायन की। पुमंग और जायन जो होते हैं वो आवश्यक अंग होते हैं, पुष्प के आवश्यक अंग होते हैं। पुष्प के आवश्यक अंग होते हैं। तो यहाँ पे एक टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पुष्प के अंदर सहायक अंग कौन से होते हैं। तो सहायक अंग कौन से होते हैं दोस्तों, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। ठीक है दोस्तों, पूछा जा सकता है आवश्यक अंग कौन से होते हैं पुष्प के, तो पुमंग और जायन आवश्यक अंग होते हैं। इधर क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि पुष्प में 4 भाग होते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें लैंगिक जनन किस टाइप से होगा। तो लैंगिक जनन तो आप जानते ही हैं, पिछले अध्याय में पढ़ा चुका हूँ। नर भाग नर भाग बारह भाग से मिलेगा और जाइगोट बनाएगा। जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से भ्रूण बनेगा, भ्रूण का विच्छेद होकर एक नई संतान का निर्माण होगा। तो अब ये है लैंगिक जनन पुष्पों में कैसे होता है, पुष्पी पादपों में कैसे होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन सामान्यतः किस टाइप से होता है। पुमंग जो होता है, पुमंग में कितने पार्ट होते हैं, आगे हम कुछ चीजें बताएंगे। जैसे कि पुमंग के 2 भाग होते हैं। पुमंग का पहला भाग जो यहाँ से यहाँ तक का होता है, ये यहाँ से और यहाँ तक,
ये कहलाता है पतंतु। ये क्या कहलाता है दोस्तों? पतंतु। और इसके बाद ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है परागकोश। क्या होता है दोस्तों? ये होता है परागकोश। तो पतंतु के दो पार्ट होते हैं, सॉरी पुमंग के दो पार्ट होते हैं, पतंतु और परागकोश। तो इसी प्रकार से जायांग के भी कुछ पार्ट होंगे। तो जायांग के नॉर्मली 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो हिस्सा होता है सबसे ऊपर ये होता है वर्तिकाग्र। ये होता है वर्तिकाग्र, एम्पुला जैसे हम बोलते हैं। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है वर्तिका। ये जो नली के आकार की संरचना होती है ये होती है वर्तिका। और ये जो संरचना है ये होता है अंडाशय। अंडाशय, ठीक है दोस्तों, ये होता है अंडाशय। और अंडाशय के अंदर एक रैंडम टाइप की संरचना पाई जाती है। ये इस टाइप की एक संरचना होती है अंडाशय के अंदर। एक रैंडम टाइप की संरचना होती है, इसको हम कहते हैं बीजांड। इस संरचना को हम कहते हैं बीजांड, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं कि बीजांड के अंदर कुछ इस टाइप की डॉट डॉट टाइप की कुछ संरचनाएं होती हैं, वो संरचना कहलाती है, ये वाली संरचना होती है जो होती है एक्सेल्स। ये होती है एक्सेल्स यानी कि अंड कोशिका। अंड कोशिका या हम कह सकते हैं मादा युग्म। तो आपने देखा दोस्तों कि जायांग के अंदर एक्सेल्स होते हैं, एक्सेल्स यानी कि अंड कोशिका। तो अंड कोशिका यानी कि हम कह सकते हैं जायांग पुष्प का मादा भाग है। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार पुमंग में नरयुग्मक का निर्माण होगा। पुमंग के परागकोश के अंदर कुछ डॉट डॉट टाइप की संरचनाएं होती है, वो होते हैं परागकण। यानी परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं और इन परागकणों को ही हम कहते हैं नरयुग्म। इनको हम कहते हैं नरभाग। इनको हम कहते हैं नरयुग्म। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम पुमंग को नरभाग कह सकते हैं। तो आपने देखा कि
परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं। परागकणों को हम कहते हैं नरयुग्मक, यानी कि ये पुमंग के अंदर, कुल मिला के हम कह सकते हैं पुमंग नर भाग है और जायंग मादा भाग है। तो आगे हम ये देखेंगे कि ये दोनों संलयन यानी कि आपस में मिलेंगे किस टाइप से और ये जनन किस प्रकार करेंगे। तो इसके लिए हम दोस्तों क्या होता है बताते हैं। देखिए, जब पुष्प परिपक्व हो जाता है, पूर्ण तरीके से विकसित हो जाता है, विकसित होकर के इसके परागकोश जो होते हैं, यानी कि परागकोश ऊपर से इस टाइप से फटने लगते हैं, फट जाते हैं, परागकोश ऊपर से फट जाते हैं और इसके जो परागकण होते हैं वो विभिन्न माध्यमों से, जैसे हवा के द्वारा, कीटों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, किसी भी माध्यम से ये वहां से बाहर निकलने लगते हैं। किसी भी टाइप में बाहर निकल के किसी भी माध्यम के जरिए ये पुष्प की वर्तिकाग्र क्षेत्र तक पहुंचते हैं। मतलब वर्तिकाग्र का सबसे ऊपर वाला हिस्सा वर्तिकाग्र क्षेत्र, इसको एम्पुला कहा जाता है इंग्लिश में। जैसे ही ये एम्पुला पे पहुंचता है तो कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद अंकुरित होता है और अंकुरित होने के बाद एक पराग नलिका का निर्माण करता है। यानी वर्तिकाग्र परागकोश जैसे अंकुरित होता है तो वर्तिकाग्र के अंदर एक पराग नलिका का निर्माण होता है और यह पराग नलिका विकसित होकर के बीजांड तक पहुंचती है। यह पराग नलिका धीरे धीरे विकसित होकर के बीजांड तक पहुंचती है और पराग नलिका के माध्यम से ये जो परागकण है अंकुरित होगा, अंकुरित होकर धीरे धीरे पराग नलिका के माध्यम से यह बीजांड में पहुंचेगा। तो आप पहले जानते ही हैं कि बीजांड के अंदर मादा युग्मक पहले से ही है, बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक पहले से ही है और पराग नलिका के माध्यम से जिस प्रकार से नर युग्मक बीजांड में पहुंच गया, यानी कि दोनों पास पास आ गए, मिलेंगे, मिलने के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट बन के कुछ दिनों बाद विकसित होकर एक नई संतति का उत्पन्न करेगा, यानी कि नई संतति का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से पुष्पिपादों में लैंगिक जनन होता है दोस्तों। इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पुमंग यानी कि ये वाला हिस्सा जो होता है पुमंग, परागकोश किस प्रकार से बनते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है पुमंग में, और ये किस प्रकार से विकसित होकर पराग नलिका तक आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।